तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेट। स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिनसे कि पिछले साल में हमारे जीपेट एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे थे कि सर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पे वीडियो बनाइए, एनालिसिस पे। तो एनालिसिस का जब जीपेट का जो सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक जो हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनमें से स्पेक्ट्रोस्कोपी हुआ, टाइट्रेशन हुआ, क्रोमेटोग्राफी हुआ। तो ये कुछ 3 टॉपिक जो है कि मैंने पिकअप किए थे जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीनों टॉपिक्स पर वोट लिए थे। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने डिमांड करी है कि सर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बनाइए। तो अब जो है कि आपकी डिमांड पर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर ये वीडियो है। अब हम इसमें बात करेंगे कि पिछले 20 साल में 2000 से लेकर 2021, मान लीजिए 21 साल में स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इन पर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले 2021 के क्वेश्चन पेपर की। तो 2021 के क्वेश्चन पेपर में हमारे 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सबसे पहला आया था ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर एक्स। तो जो हमारी इनमें से एक को छोड़कर जो है कि सारी हमारी जो टेक्निक्स हैं वो हमारी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती। ऑप्शन है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको एचपीएलसी बोलते हैं शॉर्ट में, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऐसी वो ये टेक्निक जिसमें जो कि हम किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं कर सकते वो रहेगी हमारी एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके, ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था हमारा दैट कंपाउंड गिव टू फ्रेगमेंट इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, दे आर C19H7N plus and C19H5O. To separate peak due to this fragment in the instrument should have the resolution of, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि ये से पीक को सेपरेट करने के लिए जिस फ्रेगमेंट में इंस्ट्रूमेंट के पास कितनी रेजोल्यूशन पावर होनी चाहिए। ऑप्शंस हमारे पास दिए, द कॉर्नर बी सेपरेटेड, वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन 2 दिया हो 2.417 इंटू 10⁻²। इस तरह से ही हमारे ऑप्शन दिए, तो सीधी बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन की। तो जो हमारा जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट शुड हैव रेजोल्यूशन ऑफ 1.042 इंटू 10⁴ इतनी रेजोल्यूशन होनी चाहिए इन पीक को सेपरेट दिखाने के लिए। ये थे हमारे 2020 में क्वेश्चन। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कैलिब्रेशन पैरामीटर ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका आंसर नहीं मिला है ना। जो आंसर की आई थी जीपेट 2021 की, उसमें भी इसका आंसर कुछ दिया नहीं था। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब 2020 के बाद, 2021 के बाद 2020 की। तो 2020 में हमारे जो है कि 3 क्वेश्चन आए थे हमारे स्पेक्ट्रोमीटर से। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, हमारा आया था 31 नंबर पे, दैट मेथड ऑफ स्टडी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज। तो स्टडी ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में कौन सी मेथड यूज करेंगे? मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, फ्लूरोमीटर, या फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर की बात करेंगे तो मास स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, ये सही है मेथड। ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो मेथड होती है ये स्टडी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा 54, दैट वाज ग्लोवर सोर्स इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। जो हमारा ग्लोवर सोर्स होता है आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में, वो को होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड रोड, या फिर रोडियम वायर हीटेड इन सेरेमिक, या फिर टंगस्टन फिलामेंट नाइक्रोम वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ग्लोवर सोर्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर जो सिलिकॉन कार्बाइड रोड ये होती है ना। ग्लोवर सोर्स जो होता है ना हमारा इंफ्रारेड में, वो सिलिकॉन कार्बाइड रोड होती है। एक क्वेश्चन ये था। उसके बाद 169 पे पूछा गया था दैट द सॉल्वेंट यूज इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिटेरिएशन अमंग दिस इज। तो जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो इनमें से कौन से में सबसे ज्यादा हाई लेवल ऑफ ड्यूटेरिएशन होता है ना। तो ऑप्शन दिया हमारे ड्यूटेरियो एसीटोन, या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियो मेथेनॉल, या फिर ड्यूटेरियो क्लोरोफॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 69 का। सबसे ज्यादा जो हमारे ड्यूटेरिएशन होता है ना, वो जो हमारा क्या ड्यूटेरियो एसीटोन ईसीएन में सबसे ज्यादा होता है। ओके, चलिए ये हमारा हो गई बात 2020 की। बात करेंगे 2019 में। तो 2019 में जो था हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ड्यूरिंग एटमाइजेशन इन
एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो हमारी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, इसमें हमको एक करेक्ट सीक्वेंस को चूज करना है ड्यूरिंग एटमाइजेशन के। तो ये सीक्वेंस दिए हमारे डिसोल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिसोसिएशन, वोलेटाइजेशन, आयोनाइजेशन। तो सीधे हम बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये दैट इज बी। ओके, न्यूट्रलाइजेशन, डिसोल्वेशन, उसके बाद वोलेटाइजेशन, वोलेटाइल वोलेटाइलाइजेशन, डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन, दिस इज द करेक्ट वन। ओके, ये तो बात हो गई हमारी 2019 की। चलिए अब बात करेंगे 2019 के बाद हमारा कोई 18 में भी नहीं आया था, 17 में भी नहीं आया था, 2016 में था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो 2016 में आप पूछा गया था एक क्वेश्चन 29 नंबर पे, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिक फीचर ऑफ अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसमें भी हमको ऑर्डर देखना है ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर का किस तरह से उसकी जो होती है वर्किंग होती है। तो ये ऑप्शन हमारे पास दिए हुए थे, तो सीधे बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन की। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन, एक्सेलरेशन होता है, डिफ्लेक्शन, डिटेक्शन। ये हमारी प्रोसेस इस तरह से ऑर्डर होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर में। सबसे पहले आयोनाइजेशन होगा, उसके बाद एक्सेलरेशन होता है, फिर डिफ्लेक्शन होता है, देन डिटेक्शन होता है डिटेक्टर के बाद। तो ये हमारा 2016 में पूछा क्वेश्चन था, है ना, 29 नंबर पे। चलिए बात करेंगे फिर आया हमारा 2015 की। तो 2015 में हमारा ये क्वेश्चन आया था एक, दैट सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इजीली ऑब्जर्वेबल band in IR spectroscopy. However, in the IR spectrum of glucose, C double bond absorption band is not seen. Why? हाँ, तो ये क्या पूछ रहा है कि C double bond की स्ट्रेचिंग होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग होती है और इजीली हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। बट जो ग्लूकोज का IR स्पेक्ट्रो है ना, स्पेक्ट्रम होता है IR स्पेक्ट्रम, उसमें C डबल बॉन्ड का एब्जॉर्प्शन बैंड क्यों सीन नहीं होता? रीजन बताइए। तो ये कुछ रीजन दिए हुए हैं, बात करेंगे करेक्ट आंसर की। तो करेक्ट आंसर है कि वो इसलिए नहीं होता कि इन ग्लूकोज हेमी एसिटल ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, तो उसमें ग्लूकोज में क्या होता है, हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस वजह से जो है कि सी डबल बॉन्डो की जो है कि एब्जॉर्प्शन हमको उसमें दिखाई नहीं देता है। तो ये था हमारे 61 पे 2015 में पूछे आने वाला क्वेश्चन ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बात करेंगे 2014 की। तो 2014 में हमारा क्वेश्चन आया था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनर्ट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इनमें से कौन सा जो है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए इनर्ट होता है, इनमें उसको मतलब दिखाई नहीं देगा। ऑप्शंस कार्बन 13, 31 पी फास्फोरस है ना, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, है ना। तो ये हाइड्रोजन के वो आइसोटोप जो होते हैं। तो ऑप्शन जो हमारे करेक्ट की बात करेंगे, ये सारे आइसोटोप कार्बन के, फास्फोरस के, हाइड्रोजन के। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो हमारा जो है कि ये 2 हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन 2, ये हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये था इसका करेक्ट आंसर 2014 में 31 का। चलिए बात कर लेते हैं 2013 की। तो 2013 में हमारा क्वेश्चन आया था, इसमें हमारे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2013 में। ठीक है, तो सबसे पहले 21 नंबर पे आया था द सोर्स ऑफ रेडिएशन फॉर एफ आर फार आई आर स्पेक्ट्रोमीटर इज। तो जो हमारी फार आई आर स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें रेडिएशन का सोर्स कौन सा यूज किया जाता है ना, गोली सेल होता है या फिर नंस्ट ग्लोअर एंड ग्लोवर या फिर मर्करी लैंप या फिर हाईली हीटेड टंगस्टन फिलामेंट। तो कौन सा यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर तो ये आप स्टूडेंट्स, रेडिएशन सोर्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर एक जो होता है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर, आईआर हो, यूवी हो, मास हो, कोई सा भी हो, तो उस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं रेडिएशन सोर्स पर, है ना। तो चलिए बात करेंगे 21 वाले की। तो इसमें हमारा मरकरी लैंप होता है। ठीक है, फार आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में रेडिएशन का सोर्स। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन आया था 37 पे। तो 37 पे आया था हमारा कार प्लस कर्व इज एसोसिएटेड विद विच स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये कार प्लस कर्व इनमें से किस स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है ना, यूवी, मास, एफटीआईआर या फिर एनएमआर। तो इसका करेक्ट आंसर है, तो बात करेंगे ये हमारा कार प्लस कर्व होता है ना, एनएमआर का। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट होता है ना इसके साथ। ठीक है, तो ये था हमारा एक 37 पे। इसके बाद एक आया था 69 पे, दैट वाज इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री हाई वैल्यू ऑफ एब्जॉर्बेंस, है ना, वैल्यूज ग्रेटर देन 1 और 2 टेंड टू गिव पुअरर प्रिसीजन बिकॉज। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन की हाई वैल्यू ग्रेटर देन 1 और 2 हमको पुअर प्रिसीजन देती है। क्यों? ऑप्शंस, टू मच लाइट से सैचुरेट्स
द डिटेक्टर है ना, ज्यादा लाइट हमारी इसको डिटेक्टर पाई जाती है, लिटिल लाइट रीचेस टू द डिटेक्टर, देयर स्लो डेविएशन आर रोश, या फिर मोनोक्रोमेटर्स वर्क पुअरली अंडर इंटेंस लाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 69 का, वो हमारा लिटिल लाइट रीचेस टू द डिटेक्टर, क्योंकि ज्यादा मोस्ट ऑफ लाइट जो है कि वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है ना, तो इसलिए हाई वैल्यू, हाई एब्जॉर्प्शन है ना, हाई वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो डिटेक्टर के पास कम लाइट पहुंचती है, इस वजह से ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो ये था हमारा 2013 का। चलिए बात करेंगे 2012 की क्वेश्चन पेपर की। तो 2012 में फिर हमारे क्वेश्चन आया था डेट 58 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेगमेंटेशन पाथवे इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इनमें से कौन सा फ्रेगमेंटेशन पाथवे इन्वॉल्व होता है डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के लिए? तो ऑप्शन दिए अल्फा फिजन, बीटा वन फिजन, एमसी लेफर्टी रीअरेंजमेंट, या फिर रेट्रोडाइल सेल्डर रीअरेंजमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था हमारा दैट इज एमसी लेफर्टी रीअरेंजमेंट। ये हो जाता है हमारा पाथवे यूज होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई 2012 की। तो अब इसके बाद बात करेंगे 2012 के बाद 2011 और 10 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 2009 में क्वेश्चन था। 2009 में क्वेश्चन 30 नंबर पे पूछा गया था। इसमें हमारे 2009 में भी दो क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला था द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन formed in mass spectrometer by electric and magnetic field depend upon its। तो जो डिफ्लेक्शन होता है ना पॉजिटिव आयन का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड के अंदर, वो किस पे डिपेंड करता है ना, किसकी वजह से डिफ्लेक्शन कम ज्यादा होता है? मास की वजह से, चार्ज की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, मास चार्ज एंड वेलोसिटी तीनों की वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, मास चार्ज एंड वेलोसिटी तीनों की, तीनों अफेक्ट करते हैं ना, मतलब तीनों का कुछ ना कुछ वो रहता है इंटरफेयर उसकी डिफ्लेक्शन के अंदर। तो तीनों की वजह से उसका डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये था 30 इसके बाद एक और क्वेश्चन 31 पे पूछा था दैट साइक्लोहेक्सेन कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन यूवी स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस बिकॉज। तो क्या साइक्लोहेक्सेन को हम यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर? क्यों क्यों कर सकते हैं? इट हैज अ रिंग स्ट्रक्चर, B is energy requirement for sigma to sigma star is in the range of 120 to 200 nanometer, it is volatile, या फिर it is immiscible with water। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर सिग्मा टू सिग्मा स्टार इज इन द रेंज ऑफ 122 टू नैनोमीटर। तो ये कि इसलिए इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि जो साइक्लोहेक्सेन की पीक आती है ना वो 120 से 200 नैनोमीटर के बीच में हो जाती है, लेकिन जो हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें हमारी जो रेंज स्टार्ट होती है वो 200 नैनोमीटर से वो स्टार्ट होती है ना, 800 तक जाती है विजिबल के लिए। तो इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा अगर इसको हम एज सॉल्वेंट यूज करें, तो इसकी पीक तो पहले ही, मतलब इस उस लेवल की एनर्जी हम नहीं देंगे यूवी के अंदर, तो जो कि ये साइक्लोहेक्सेन की वहां पर पीक आए है ना, सिग्मा टू सिग्मा स्टार उसकी ट्रांजिशन हो पाए, इस वजह से हम साइक्लोहेक्सेन को एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आया था हमारा 2009 के अंदर, ठीक है। इसमें हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब बात करते हैं 2009 के बाद 2008। तो 2008 में हमारे क्वेश्चन आए थे। 2008 के अंदर हमारे दो क्वेश्चन आए थे फिर से, है ना। एक 14 नंबर पे आया था दैट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री द केमिकल शिफ्ट इज एक्सप्रेस्ड इन। सो इन एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री द केमिकल शिफ्ट इज एक्सप्रेस्ड इन। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री में जो केमिकल शिफ्ट होती है ना, वो हम एक्सप्रेस किस में करेंगे? पार्ट्स पर मिलियन में, या फिर उसके बाद गॉस में, या फिर टेस्ला में, या फिर हर्ट्ज में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा जो इन एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री द केमिकल शिफ्ट एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, ओके, इज करेक्ट आंसर। तो ये करेक्ट आंसर था। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था 66 नंबर पे। तो 66 पे ये कुछ इस तरह से पूछा गया था, इसमें मैच करने के लिए पूछा गया था, इसमें एक तरफ मटेरियल यूज किए दिया था, दूसरा पे इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक दी हुई थी, तो मिलाना था कि कौन सा मटेरियल किस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में यूज किया जाता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर था हमारा 66 के लिए वो हमारा था दैट बी, है ना। बी मतलब पी का, ये वाला पी का 4 मीन्स पी का 4 सोडियम क्लोराइड आईआर स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज करते हैं एज अ
उसके लिए बैकग्राउंड बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्यू का 1, तो क्यू मीन्स ग्लास किस में यूज करते हैं, कैलोरीमेट्री में। उसके बाद हमारा आर सेकेंड, क्वार्ट्ज किस में यूज करते हैं, क्वार्ट्ज के जो क्यूवेट होते हैं वो हमारे यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज करते हैं। एस पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट एक्सरे डिफ्रेक्शन में। तो ये था हमारा 66 पे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद भी रखना है कि यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री में जो हमारे क्यूवेट होते हैं वो किसके बने होते हैं, ग्लास क्वार्ट्ज किस किस के, है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये थी हमारी बात 2008 की। अब 2007 में हमारे उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, 2006 में क्वेश्चन आया था। तो 2006 में हमारे कितने क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे 2006 में इससे रिलेटेड। तो एक दिया था मोनोक्रोमेटर इज नॉट यूज्ड इन, मोनोक्रोमेटर इसमें से कुछ उसके अंदर यूज नहीं होता, यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री में, एफटीआईटी स्पेक्ट्रोमीटर में, स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर में, आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो जो मोनोक्रोमेटर होता है हमारा, तो करेक्ट आंसर इसका FTIT स्पेक्ट्रोमीटर, इसके अंदर मोनोक्रोमेटर यूज नहीं होता है। ठीक है, ये था आया था। इसके बाद एक आया था 40 नंबर पे। तो 40 नंबर पे जो था, दैट टू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव 3 सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इनमें से दो कंपाउंड में 3 सिग्नल, मतलब 3 सिग्नल देते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये इनमें से दो हैं ऐसे कंपाउंड जो कि 3 सिग्नल देते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हमको कॉम्बिनेशन चूज करना है कौन कौन से देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था हमारा क्यू एंड एस वाला, बी, है ना। मतलब क्यू एंड एस, जो क्यू CH3 CH2 NH2 होते हैं और CH3 CH2 CH2 Cl होते हैं, ये हमारे 3 सिग्नल देते हैं हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन जो आया था वो 58 पे था हमारा। 58 पे क्वेश्चन पूछा गया था, इधर हमारे दिए थे प्रिंसिपल इनवर्ड, वही मैच द फॉलोइंग जैसा था, मैच करना था। प्रिंसिपल इनवर्ड है इंस्ट्रूमेंट यूज, तो इधर इंस्ट्रूमेंट दिए, इधर प्रिंसिपल दिए कि इस कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन सा प्रिंसिपल हमारा वर्क करता है ना। इधर दिए ESR स्पेक्ट्रोमीटर, IR स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, एक्साइटेशन, इस तरह से दी हुई है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो इसका ही ये वाला है ना, बी। तो पी का थर्ड वन, मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, मास स्पेक्ट्रो, ये गलत है, गलत है। अरे यार ये सॉरी, 58 का बी, ये वाला। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब किसमें होता है, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं ना यूवी रेडिएशन की वजह से। नेक्स्ट वन दिया हुआ इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट बम्बार्डमेंट, तो इसका जो है हमारा क्यू का थर्ड मीन्स मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन लगी हुई थी उसमें। आर दिया हुआ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, तो आर का सेकंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन IR स्पेक्ट्रोमीटर में होता है। और एस का वन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक एनर्जी, ये हमारा ASR स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर होता है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे जो कि हमारे 2006 में पूछे गए थे। चलिए अब बात करेंगे 2005 की। तो 2005 में हमारा एक क्वेश्चन आया था, दैट इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉजिटिवली चार्ज आयंस बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं प्रोड्यूस किस तरह से होते हैं, ये ऑप्शन दिए हुए कॉम्बिनेशन में है, इनमें से 2 करेक्ट है तो वो देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये क्यू एंड एस, मतलब बम्बार्डिंग ऑफ द सैंपल विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, एंड उसके बाद क्या होता है केमिकल आयनाइजेशन, ये 2 प्रोसेस होती है उसमें। तो हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे 2005 के बाद 2004 की। तो 2004 में क्वेश्चन आया था द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, नहीं ये नहीं था। 2004 में हमारा एक क्वेश्चन आया था 61 पे, दैट इज अ टेक्निक एम्प्लॉयड इन सोर्स ऑफ रेडिएशन। जैसा कि मैंने बोला था सोर्स ऑफ रेडिएशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये दी हुई है। चलिए देख लेते हैं किसका कौन सा सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, तो इसका सी था, है ना। तो मींस पी का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री में कौन सा यूज होता है, टंगस्टन लैंप होता है पी का थर्ड। IR स्पेक्ट्रोमेट्री क्यू का 4 है, मतलब IR स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, टंगस्टन ग्लोबर यूज होता है। उसके बाद आर की बात करें, आर का वन है NMR स्पेक्ट्रोमेट्री में RF सोर्स ट्रांसमीटर यूज होता है। और एस का सेकंड मतलब फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री में जीनोन लैंप यूज होता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। तो ये पूछा गया था हमारा 2004 में। ठीक है, तो ये हो गया 2004 में एक ही क्वेश्चन था। उसके बाद बात करें 2003 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2002 में आया था, दैट जीनोन आर्क लैंप इज द सोर्स ऑफ लाइट इन, जो पीछे देखा हमने जीनोन आर्क लैंप इसका सोर्स ऑफ लाइट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर का। ओके, जीनोन आर्क लैंप स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर का सोर्स ऑफ लाइट होता है।
ठीक है, इसके बाद ये होगा हमारा 2002 की बात। इसके बाद एक क्वेश्चन 2001 में, ये 2001 में क्या जो हमारे एग्जाम हुआ करते थे उस टाइम पे, रिटर्न में भी हुआ करते थे, तो उसमें दिया था लिस्ट द 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में वो 5 कंपोनेंट उनको लिखना था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर अब आप खुद देख लीजिए, मैं वही नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मतलब इस तरह से आपको याद रखना है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में कुछ क्या क्या कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि आप उसके जो इंस्ट्रूमेंटेशन देखोगे तो उसमें आपको वैसे ही पता चल जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स, इलेक्ट्रॉन गन, उसके अलावा डिटेक्टर, ये सब इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो इस तरह से 5 हमको बताना था। ठीक है, इसके बाद 2000 में हमारा क्वेश्चन आया था दैट नेम द 4 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसमें हमारी ट्रांजिशंस होती हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उसके बाद जो हमारी एन टू सिग्मा स्टार, फिर पाई टू पाई स्टार और फिर एन टू पाई स्टार, वो चारों तरीके की इसमें बताने के लिए बोला था। तो इस तरह से ट्रांजिशंस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे 2000 तक के आज तक के यूवी नहीं सॉरी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोमीटर से सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आए होंगे। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट एनी टॉपिक। ओके, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, उस पर आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।